हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टडी फॉर यूपीएससी। जैसे आपको पता है, हम इंडियन पॉलिटी की जो अपनी सीरीज़ है उसे चला रहे हैं। उसके 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 3rd चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिकन था, ठीक है, अमेरिका था, उसी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो शुरुआत की थी, प्रीएम्बल उसी ने सबसे पहले ऐड किया था। ठीक है, अब उसके अंदर प्रीएम्बल ऐड किया, लेकिन एक्चुअल में प्रीएम्बल होता क्या है? इट इज़ द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक पहले आप देख लीजिए कि इस प्रीएम्बल जो होता है वो हमारा होता क्या है। ये इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर समरी होती है, सारा जो निचोड़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या वो एक्चुअली डिस्क्राइब करना चाहता है, वो सारी चीज़ें प्रीएम्बल से ही देखकर समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो प्रीएम्बल की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेन्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स इट। ठीक है, सिंपली मैंने आपको बता दिया कि प्रीएम्बल जो होता है वो समरी होती है, एसेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसी के बारे में N.A. पालखीवाला जो थे उन्होंने लिखा था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने प्रीएम्बल को क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो एक प्रीएम्बल है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक है, जो हमारा प्रीएम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ठीक है, वो कैसे बनाया गया, किससे उसका आइडिया लिया गया? इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, उसी के ऊपर ये जो प्रीएम्बल है बेस्ड है। ठीक है, और प्रीएम्बल को अमेंडेड, उसके अंदर जो बदलाव किए गए वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा किए गए? इट वॉज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और उसके अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए उस समय। ठीक है, जब उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ तो उसके अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, secular and integrity. These were the 3 words that were added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ओके, अब चलते हैं अगली हेडिंग की ओर, दैट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, फर्स्ट, जो हु आर द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है उसके सोर्स कौन है? ठीक है, उन जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की? ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो मेन अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन होंगे? पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक। ओके, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, जो इंडियन स्टेट है या जो भारत है उसका नेचर कैसा होगा? इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। ठीक है, ये जो सारे हैं, सारे टर्म्स हैं, ये इनको हम अच्छे से भी एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये नेचर है इंडियन स्टेट का, और ये सारे टर्म्स अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो प्रीएम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इनको भी हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टर्म को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी इन्हें हम यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल। ठीक है, जो प्रीएम्बल में कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल के। तो एक एक करके अभी हम इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड आता है वो आता है सॉवरेन। ठीक है, अब इस टर्म का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनेंट ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट वन, फ्री टू कंडक्ट इट ओन अफेयर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भारत है ना तो वो किसी की डिपेंडेंसी है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा ना वो किसी और देश की कॉलोनी है। ठीक है, अपने हिसाब से वो रूल करेगा, और इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आज़ाद है, अपने अफेयर्स वो खुद कंडक्ट करेगा, अपने देश के लिए डिसीजन भारत खुद लेगा। यही मतलब होता है फिर सबसे पहले सॉवरेन का। ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल आज़ाद है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इन 1949 India declared continuation of full membership of Commonwealth of Nations।
ठीक है। 1949 ने जो इंडिया था उसने कहा ठीक है, हम जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है उसके अंदर अपनी फुल मेंबरशिप रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को कॉमनवेल्थ का हेड भी मान लिया था कि ठीक है, लेकिन इसको मानने से या इसको एक्सेप्ट करने से इंडिया की जो सॉवरेनिटी थी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। साथ ही में इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ यूएनओ ऑल्सो डज नॉट अफेक्टेड। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी जब इंडिया ने एक्सेप्ट करी तो उस वक्त भी उसकी सॉवरेनिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉवरेन का मतलब समझ में आना चाहिए कि इंडिया बिल्कुल आज़ाद है, वो किसी और देश की कॉलोनी नहीं है, ना ही किसी और देश का उस पर राज चलेगा, ना रूल चलेगा। वो अपने अपने जैसे वो जीना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली अपने अफेयर्स को वो कंडक्ट करेगा। ठीक है। Now the fourth point is, being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state। ठीक है, वो आज़ाद है, ठीक है, एक सॉवरेन स्टेट है, तो इंडिया जो है अपनी कोई टेरिटरी, पहली बात अपनी कोई टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे भी सकता है, साथ ही साथ वो एक्वायर भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो लेना चाहता है ले भी सकता है, और अगर देना चाहता है तो दे भी सकता है। ठीक है, इसी फोर्थ पॉइंट का यही मतलब है। नाउ द सेकेंड कीवर्ड इज सोशलिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दिस टर्म वॉज एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। इस टर्म को भी कब ऐड किया गया? 47 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जो पास किया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन GPSPs। ठीक है, पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सोशलिस्ट कंटेंट था। ठीक है, लेकिन किसकी फॉर्म में था? DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, Congress party adopted a resolution to establish a socialistic pattern of society in its Avdi session as early as in 1955। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए, कब? अपने अवधि सेशन में इन 1955। ठीक है, ये ऐड किया गया था 1976 में, लेकिन जो सोशलिस्ट वर्ड टर्म था वो यूज़ नहीं किया गया, लेकिन एक पैटर्न बनाने की कोशिश की गई थी 1955 में भी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक सोशलिस्ट कंटेंट है, किसकी फॉर्म में? DPSPs की फॉर्म में। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट कम्युनल सोशलिज्म या फिर स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, अब जो हमारा सोशलिज्म है वो दो तरीके का है, एक है डेमोक्रेटिक, दूसरा है कम्युनल। ठीक है, लेकिन जो इंडिया में अडॉप्टेड है वो कौन सा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब स्टेट या कम्युनल सोशलिज्म क्या होता है, या डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम स्टेट समझते हैं। स्टेट या कम्युनल क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सभी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेशनलाइजेशन कर देना और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना, अबॉलिशन कर देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टेट सोशलिज्म या कम्युनल सोशलिज्म। अब जो हमारे इंडिया में है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसका मतलब क्या है? इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये किस पे भरोसा करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी पे, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं और दोनों साथ में काम करते हैं। इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, उसका अबॉलिशन कर दिया जाता है और सब चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों साथ में काम करते हैं, इसलिए इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो क्या, उसका एम क्या है? ठीक है, क्या चीज़ ख़त्म करना है? पॉवर्टी, गरीबी, इग्नोरेंस, डिसीजेस, बीमारियां, एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी कि सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, गरीबी खत्म हो, देश से बीमारियां खत्म हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, यही इसका एक टारगेट रहता है, यही इसका एक एम रहता है जो हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, किसमें? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। ठीक है, ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म। अब जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो किन दो जो कहते हैं सोशलिज्म है उनका मिला हुआ, एक मार्क्स का आइडिया था, एक गांधी का आइडिया था। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग दोनों का सोशलिज्म की डेफिनेशन अलग थी, तो ये दोनों का ब्लेंड है। कौन? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा उसका झुकाव है वो किसकी सोशलिज्म की तरफ है? गांधीयन सोशलिज्म की तरफ। ठीक है, जो गांधी के आइडियाज़ थे, उनकी आइडियोलॉजी थी, उस पर ये बेस्ड है।
अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जब पास हुई, जिसके अंदर LPG, व्हाट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में 1991 में। तो कहीं ना कहीं उसने जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल था या फिर सोशलिस्ट पैटर्न था हमारी इंडिया में, ठीक है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड कीवर्ड आता है वो आता है सेक्युलर, ठीक है। टर्म एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। इस टर्म को भी, सेक्युलर को भी कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 1976 में हुआ था, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट क्या होता है, ठीक है। सेक्युलर स्टेट टर्म वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ स्टेट, एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 to 28 गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो, सेक्युलर स्टेट जो था, ये जो टर्म था, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स थी वो प्रोवाइड करी, और उसके अंदर भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब सेकुलर जो टर्म था उसको यूज़ नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेंशन थी वो एक ऐसा ही स्टेट बनाने की थी, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया वो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ताकि वो एक ऐसा सेकुलर स्टेट बना सकें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। All regions in country, irrespective of strength, have same status and support from state, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट रखता है सेकुलरिज्म का, ठीक है, हमारे देश में, जिसके अंदर कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, ठीक है, उन सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है, सेम स्टेटस दिया जाएगा उनको। जो सब स्टेट है यानी कि जो कंट्री है उसकी तरफ से सेम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सेकुलर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जिसके अंदर कोई भी जो रिलीजन है, ठीक है, उसके कोई भी मतलब कह सकते हैं उसका रूल ना हो, सारे रिलीजन उस देश के अंदर समान अधिकार मिले सभी रिलीजन्स को, और सभी रिलीजन्स को इक्वल माना जाए, उसे ही हम सेकुलर कहते हैं। इसीलिए इंडिया को एक सेकुलर स्टेट का दर्जा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन 1976, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब आपको समझ में आया। अब हम फोर्थ कीवर्ड की तरफ चलेंगे, ठीक है। नाउ द फोर्थ कीवर्ड इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक का सिंपल मतलब है कि जो सुप्रीम पावर है, ठीक है, वो किसके हाथ में होगी? जो नागरिक हैं उस देश के, उनके हाथों में होगी, ठीक है। अब जो हमारी डेमोक्रेसी आती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख लेते हैं। पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। जो वहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, उनको जो पावर्स हैं वो डायरेक्टली उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल ऐसा जहाँ पर ऐसा होता हो कोई ऐसा देश, तो वो कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसकी 4 डिवाइसेस होती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, ठीक है। ये हो गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसके अंदर पीपल डायरेक्टली रूल करते हैं या अपने पावर्स को, जो उनको सुप्रीम पावर्स दी गई हैं, उनको डायरेक्टली यूज़ वो कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा देश है? स्विट्ज़रलैंड में। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कि जो लोग हैं वो सुप्रीम पावर को डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता हैं, ठीक है, जिन्हें वो खड़ा करना चाहते हैं, वो सुप्रीम पावर्स को एंजॉय करेंगे, ठीक है, वही गवर्नमेंट चलाएंगे और साथ ही साथ वो ही कानून बनाएंगे, ठीक है। ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सुप्रीम पावर्स को एंजॉय करता है वो कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव, जो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? पीपल के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा, उस देश के नागरिकों के द्वारा। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो भी 2 पार्ट्स में होती है, ठीक है, 2 तरीके की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल जहाँ पर जो हेड होते हैं, जो सारे डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री में जो होगा वो पार्लियामेंट,
जो बनाती है, जो संसद होती है, उसका मेन रोल होता है, ठीक है। सारे जो डिसीजंस होंगे, लॉज बनेंगे, वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली चलेंगी। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने किसको चुना? उसने चुना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, ठीक है। और इसके अंदर लेजिस्लेचर जो भी पॉलिसीज़ बनाएगा या जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, जो भी लॉज बनाए जाएंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एग्जीक्यूटिव। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। किसके अंदर? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। देखिए, अब जो डेमोक्रेसी है उसके मैनिफेस्टेशंस या उसके एलिमेंट्स क्या हैं? डेमोक्रेसी क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? देखो, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सीधी सी बात है। सब जो 18+ से एज हैं या जो भी वोटिंग के लिए एज डिसाइड की गई है, उससे ऊपर वाले, चाहे वो किसी रिलीजन से हो, किसी कास्ट से हो, कुछ भी उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, कुछ भी हो, वो वोट देंगे ही देंगे। उसे हम यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है। पीरियडिक इलेक्शंस होंगे ही होंगे। रूल ऑफ लॉ, कानून को माना जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होगा, वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेगी, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या है? डेमोक्रेसी के मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। Democratic, term used in preamble in broader sense, embracing not only political but also social and economic democracy. अब जो डेमोक्रेटिक टर्म है प्रियम्बल में, उसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर वे में उसको यूज़ किया गया है। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी जाएगी, बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी दी जाएगी, ठीक है। तो जो प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक शब्द का यूज़ हुआ है वो पॉलिटिकल वे में नहीं हुआ है, बल्कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों तरह की डेमोक्रेसीज प्रोवाइड करेंगे। इस वर्ड का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। ऑन दिस अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑन 25 नवंबर 1949, ठीक है, इसके बारे में जो डेमोक्रेटिक था, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंक्लूड की जानी चाहिए, सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन हुई थी, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था अपनी स्पीच में 25 नवंबर 1949 को? उन्होंने एक्सप्लेन किया सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ वे विच रिकोगनाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये एक जीने का एक तरीका है जिसमें इंसान को क्या क्या मिलना चाहिए? लिबर्टी, equality and fraternity. Principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in Trinity. ठीक है, लिबर्टी को, इक्वालिटी को और फ्रेटर्निटी को, इन तीनों को अलग अलग हमें नहीं करना है। देखो, लिबर्टी मिलेगी तो इक्वालिटी उसी के साथ चलनी चाहिए और फ्रेटर्निटी भी उसके साथ चलनी चाहिए। तीनों टर्म्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। विदाउट इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी नहीं दी जाती है तो लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, ठीक है। अगर हम इक्वालिटी नहीं देते हैं तो लिबर्टी से क्या होगा कि लिबर्टी कुछ ही लोगों की सुप्रीमेसी रह जाएगी, बहुत सारे लोगों पर कुछ ही लोग लीड करेंगे, ठीक है, अगर हम इक्वालिटी नहीं देते। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, तो तीनों को हमें एक साथ देखना पड़ेगा, किसी को भी एक दूसरे से डाइवोर्स नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं टर्म्स, ठीक है। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लिबर्टी देते हैं बिना इक्वालिटी के तो क्या होगा कि कुछ ही लोगों की सुप्रीमेसी रह जाएगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों पर। और अगर हम इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बिना लिबर्टी के, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। जो किसकी बात करते हैं? सोशल डेमोक्रेसी की। नाउ द फिफ्थ कीवर्ड इज रिपब्लिक, ठीक है। इसके अंदर रिपब्लिक, देखो, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो तरीके से चलती है, एक होती है मोनार्की और दूसरी होती है रिपब्लिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी की अगर बात करें तो वो दो भाग में विभाजित है, मोनार्की एंड रिपब्लिक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मोनार्की क्या होती है। इट इज़ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, ठीक है, वो कौन होगा? किंग या क्वीन, ठीक है, या तो राजा या रानी, ठीक है। वही जो उस देश के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? या तो राजा होंगे या रानी होंगे, ठीक है। इंजॉयज अ हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक है। और वह जैसे कि राजा का बेटा राजा, वो वाला चीज़ होती है, वही वाली चीज़ यहाँ चलती है ब्रिटेन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ब्रिटेन, वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या तो किंग होता है या क्वीन होती है, और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वही लगातार हेरिडिटरी पोजीशन में चलते रहते हैं, ठीक है। कोई दूसरा नॉर्मल पीपल वहाँ रूल नहीं कर सकता। कहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, ठीक है। इसे हम कहते हैं मोनार्की, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। किसके अंदर? डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंदर। डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंदर
हमने मोनार्की तो समझ ली कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट किंग या क्वीन होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के बच्चे राजा और रानी बनते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किस देश में, ब्रिटेन में। लेकिन अब दूसरी फॉर्म भी होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटी की, वो क्या है, रिपब्लिक। व्हाट इज रिपब्लिक? द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, उस देश का जो हेड होगा वो इलेक्ट होगा, ठीक है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के लिए वो फिक्स होगा। 5 साल कोई भी पीरियड हो सकता है, फिक्स पीरियड होगा, ठीक है, तभी वो इलेक्ट किया जाएगा, मतलब इलेक्शन के थ्रू उनका चयन होगा, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ठीक है। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं रिपब्लिक, ठीक है। व्हाट इज रिपब्लिक? इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर ऐसा होता हो, जैसे कि यूएसए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रिपब्लिक इन आर प्रियम्बल, ठीक है। अब जो रिपब्लिक है हमारे प्रियम्बल में, उसका क्या मतलब है? इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। जो इंडिया के इलेक्टेड हेड हैं प्रियम्बल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया के जो इलेक्टेड हेड होंगे वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति। इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। और ये कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। जो इंडियन प्रियम्बल है, ठीक है, उसके अंदर रिपब्लिक मैंने आपको बताया, उसके इलेक्टेड हेड होंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, जो इंडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल की अवधि के लिए, ठीक है, वो बता दिया। 2 चीज़ें और रिपब्लिक में ऐड की गई कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सवर्निटी इन पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। जो पॉलिटिकल सवर्निटी है किन लोगों के हाथ में होगी? लोगों के हाथ में होंगी, जो उस देश के नागरिक होंगे उनके हाथों में होगी, ना कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के, जैसे कि राजा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल सवर्निटी है वो हमारे ही भारतीय नागरिकों के हाथ में है, ठीक है, ना कि किसी राजा के हाथ में या किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हैंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के जो पब्लिक ऑफिसेज होंगे वो सबके लिए समान अधिकार से, सबको समान अधिकार से देखेंगे, और जो भी उन्हें सर्विसेज होंगी वो हर किसी को प्रोवाइड करेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और ना ही कोई प्रिविलेज क्लास होगी। यही रिपब्लिक का इंडियन प्रीएम्बल में मतलब डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। देखिए, आज हमने 5 कीवर्ड अपने प्रियम्बल के कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है। इसके बाद में अभी भी 4 हमारे कीवर्ड्स बचते हैं, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे देखें, इन्हें समझें, ठीक है। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर लिखें। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट। थैंक यू सो मच।